Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे रिएक्शन टाइम एंड PNMM इतना बड़ा नाम है जिसका जो चैनल चलाते हैं फारिस। उन्होंने कुछ टाइम पहले ही एक रिएक्शन दिया था जो कि वर्ल्ड अफेयर की 55 मिलियन डॉलर का जो पेनल्टी लगाई गई है पाकिस्तान के ऊपर। तो उन्होंने अपनी बातें रखी थी। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप प्लीज़ इनको करेक्ट करो, इनको एक सही तरीके से आप जो है प्रेजेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई फारिस को अटैक नहीं कर रहा हूँ या उसके चैनल को, सिंपली सी बात है जो उसने बातें रखी हैं मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। चले फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ जो फारिस ने बोली वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब आपने एक साइड ली है तो वो साइड में पूरी ले, कोई इसमें इशू नहीं है। तो चीजें आती रहेंगी, वो अपना करता रहेगा। एक एक वक्त आएगा ना कि वो खत्म हो जाएगा उनका बिल्कुल। तो फारिस ने यहाँ पे एक चीज़ ये बोली थी कि अगर साइड लेनी है तो फिर खुल के लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पूरा पूरा साइड लो, देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ इशू, ठीक है। और उसने बोला कि ये जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी, वो अपना जो है करता रहेगा, यानी कि जो यूएसए जो है ये आपको पेनल्टी लगाती रहेंगी, वो अपना करता रहेगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक वक्त आएगा जो कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। तो ये थोड़ा बहुत ही एक अपसर्ड स्टेटमेंट था, जो कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि फारिस ने ये कहा, सॉरी पता नहीं इसका नाम क्यों आ जाता है। तो फारिस ने ये कहा कि पाकिस्तान को खुल के रशिया को सपोर्ट करना चाहिए, और ये जो सैंक्शन पेनल्टी वेनल्टी है तो लगती रहेगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसको, ये तो उनका काम ही है करना। एक तो मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि पाकिस्तान क्या यहाँ पे सही कर रहा है, क्या पाकिस्तान अपने एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ पे खड़ा है, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है, जो फारिस भाई आज वेस्ट को गाली दे रहे हैं, यूएस को, ये वही अमेरिका है जिससे ये हमेशा पैसे मांगते हैं, पाकिस्तान हमेशा फंड मांगते हैं। अभी खुद फंड मांगने के लिए इनके जो एक मिनिस्टर है वो वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद उनकी औरतों को उल्टा सीधा कह रहे थे। ये वही अमेरिका है जो आज ये कह रहे हैं, ये देखिए ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। लेक्चर देते हैं, आए देखें बेटियों का क्या हाल है, अपनी माँ और बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें मैनहट्टन है, इंसानी हकूक के लंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो कि अमेरिका जो कर रहा है वो करता रहेगा, उनको गोली मारो, उनके बगैर भी हमारा मुल्क चल जाएगा। नहीं चलेगा आपका मुल्क, आपका मुल्क चलता है फंड के बेस पे, और उस फंड में सबसे ज़्यादा अमेरिका आपको फंड देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान के रिलेशन किससे अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ या रशिया के साथ। चलो रशिया के साथ तो हमारे पाकिस्तान के रिलेशन तो कोई उतने ख़ास है नहीं, क्योंकि रशिया ओपनली इंडिया को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान को हमेशा साइडलाइन करता है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया वो चीज़ पसंद नहीं करता है। तो पाकिस्तान के रिलेशन यूक्रेन से बहुत अच्छे हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूक्रेन और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थी वो 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। एक और चीज़ ये भी ऐड कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान यूक्रेन की रिलेशनशिप पहली बार जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी यूक्रेन के इंडिपेंडेंस से पहले, जब वो सोवियत यूनियन था। तो ये भी बड़ी अजीब चीज़ बात है कि सोवियत यूनियन था, उससे पहले ही यूक्रेन ने एक अपने पाकिस्तान के साथ पहला रिलेशन जो है इस्टेब्लिश कर लिया था। सिंस 2018 से पाकिस्तान यूक्रेन की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा मूव हुई है कन्वेंशनल डिप्लोमेसी टू पब्लिक डिप्लोमेसी, जिसके वजह से मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की खुद की एम्बेसी भी है जो कि यूक्रेन के काइवीव एरिया के अंदर आती है। तो यानी कि मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और यूक्रेन के रिलेशन काफ़ी अच्छे हुए हैं, और डे बाय डे, ईयर बाय ईयर डिप्लोमेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। तो ओवरऑल हमें ये पहली चीज़ देखने को मिलती है कि पाकिस्तान और यूक्रेन के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इनके। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल गई। अब मैं दूसरा पॉइंट दिखाना चाहता हूँ कि क्या यूक्रेन पाकिस्तान की हेल्प करता है या नहीं करता, आगे चल के देखते हैं। तो यूक्रेन ने पाकिस्तान को सोल्ड किया था 320 यूक्रेनियन T-80UD, जो कि मेन बैटल टैंक था, और इन्होंने $650 मिलियन में पाकिस्तान को दिया था इस डील के तहत, ठीक है।
जनवरी से लेकर अगस्त 2009 तक बाइलैटरल ट्रेड जो था यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच में, इसका टर्नओवर था 189.3 मिलियन डॉलर। तो यहाँ पे मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान और यूक्रेन के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कोऑपरेट भी किया है जब बात आई है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, बायोमेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें यूक्रेन और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा काम करता है आपस में क्लोजली, अपने साइंस की आइडियाज़ को शेयर करता है, अलग अलग चीज़ें। तो पहली चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि पाकिस्तान और यूक्रेन की डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पाकिस्तान और यूक्रेन की जो मिलिट्री है, जो अलग अलग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च डेवलपमेंट पावर है, वो भी बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान और यूक्रेन का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे निकल के ये आती है कि जब पाकिस्तान का रिलेशन यूक्रेन से बहुत अच्छा है तो वो रशिया से हेल्प लेने क्यों जा रहा है? जैसे कि इंडिया कभी भी यूक्रेन के साथ ना खड़ा रहा है, ना कभी यूक्रेन को फेवर करता है, ना ही यूक्रेन की डिप्लोमेसी से उतना ज़्यादा इन्वॉल्व है। हाँ ठीक है, एक अच्छी डिप्लोमेसी है हमारी, पर हम उतना मतलब यूक्रेन नहीं करते हैं। रशिया हमारा बेस्ट एलाई और क्लोज एलाई था, अभी भी है एंड मोस्ट प्रॉब्ली आगे भी फ्यूचर में रहेगा। तो हमने हमेशा रशिया को फेवर करा है और रशिया ने हमेशा हमको फेवर करा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब रशिया ने हमारे फेवर में वोट किया था तब यूक्रेन ने वीटो किया था, यानी कि अगेंस्ट वोट किया था। तो हमेशा इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेवर किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब पाकिस्तान के रिलेशनशिप यूक्रेन से इतने अच्छे थे, और अब नहीं है मुझे नहीं पता, पर जब इतने अच्छे थे तो इमरान खान को रशिया के साथ खड़े होने की क्या ज़रूरत थी? आपका मोरल वैल्यूज़ कहाँ था? कहीं नहीं। आपके एथिकल वैल्यूज़ कहाँ थे? कहीं नहीं। पाकिस्तान के अंदर एक मैंने बहुत कॉमन चीज़ पाई है, वो है कि जिनकी थाली में खाते हैं, जो इनको फेवर करता है, ये उन्हीं के पीठ में छुरा घुसड़ देते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगेन मैं किसी फारिस के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ये पाकिस्तान डिप्लोमेसी की तरफ बोल रहा हूँ कि यूक्रेन ने इतनी ज़्यादा हेल्प करी पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा अच्छे करने में, इंडिया को बुरा दिखाने में, पाकिस्तान को फेवर करने में, पाकिस्तान को सपोर्ट करने में, कश्मीर के इश्यू पे सपोर्ट करने में, पर फिर भी इमरान खान ने रशिया को फेवर किया ड्यूरिंग अ वेरी क्राइसिस सिचुएशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, ना कि इन्होंने यूक्रेन को फेवर किया। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स, बहुत ही गंदी डिप्लोमेसी कर रहा है यूक्रेन के साथ। एज एथिकली एंड मोरली उसको अभी यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि रशिया के साथ। At what a time I've come. So much excitement. Absolutely. This is the right time to come. Prime Minister, yeah, you're right. अगर पाकिस्तानी भाइयों को लगता है कि फिर इंडिया क्यों नहीं खड़ा है, तो इंडिया स्टार्टिंग से ही रशिया का एलाई रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल आपको समझाया है कि एज अ पाकिस्तान या पाकिस्तान डिप्लोमेसी के तहत इनको यूक्रेन को फेवर करना चाहिए था, ना कि रशिया को फेवर करना चाहिए था। चलो अगर उन्होंने रशिया को फेवर किया भी तो कितने गलत टाइम पे किया, यानी कि सारी कंट्री, सारी मुल्क पाकिस्तान पे क्वेश्चन कर रही है, एक सवाल उठा रही है, ये बोल के कि आपको इस टाइम पे, इस क्राइसिस के टाइम पे रशिया जाने की क्या ज़रूरत थी, यानी कि आप उस टाइम पे गए जहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला। चलो कोई कंट्री, काफ़ी लोग कहते हैं कि पुतिन से मिल के आए, उसके अंदर ये बहुत सारे लूप होल हैं जो हम निकाल सकते हैं, पर मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी कंट्री का डिप्लोमेट्स किसी दूसरे कंट्री के डिप्लोमेट्स से मिलता है तो बहुत सारी बातें होती हैं। ओवरऑल जब इमरान खान पुतिन से मिले तो कोई जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि जब भी दो लीडर मिलते हैं हमेशा एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जाता है। कोई लोन नहीं मिला, जो कि इमरान खान का मेन रीज़न था वहाँ जाने का कि हमें कुछ लोन मिलेगा, तो लोन भी नहीं दिया गया। और तीसरी चीज़, जो रशिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक पाइपलाइन गैस प्रोजेक्ट है जो कि रशिया से निकल के सीधा पाकिस्तान जाएगा, जो कि काफ़ी टाइम से ये लोग इनके प्रोजेक्ट के अंदर है, उस पर भी कोई बात नहीं हुई, उस पर भी वो रिज्यूम कब होगा, कब स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं हुई। और ओवरऑल यहाँ पे कहना चाहिए कि जो इस तरीके से वो गए थे वो
वो एक तरीके से कंप्लीट फेलियर रहा है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा हल, कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग निकल के नहीं आया है। इवन दो कि उल्टा यूएस ने इनके ऊपर $55 मिलियन का पेनल्टी लगा दिया है, ये बोल के कि आपकी जो बैंक है अमेरिका में वो लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीज़ें करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि पाकिस्तान यूक्रेन को लेकर नहीं, रशिया को फेवर करा है, उसको बहुत भारी भरकम अमाउंट देना पड़ा है उस टाइम पे जब पाकिस्तान हर जगह जा जाके लोन की उम्मीद कर रहा है या लोन के लिए भीख मांग रहा है। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी रशिया से करने के बाद भी उसने अपने रिलेशन खराब कर दिए हैं। मैं इन सारी चीज़ों में एक और चीज़ ऐड ये ज़रूर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो यूएस और यूके पे हाईली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इन कंट्री ने आप पे सैंक्शन लगा दिया तो पाकिस्तान को बहुत सफ़र करना पड़ेगा इकोनॉमिकली, जो कि ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि 2023 के अंदर आई गेस $12 बिलियन का जो लोन है वो पाकिस्तान को रिटर्न करना है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम, बहुत ही ज़्यादा सफरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर आने वाली है बहुत जल्द। अगली चीज़ जो फारिस ने एक चीज़ कही थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अपसर्ड लगा। ठीक है, ईरान पे भी क्या स्विस आप कह रहे हैं कि वो जो सबसे बड़ी सैंक्शन थी ईरान पे लगी थी, ईरान आज भी खड़ा है, ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। कि उन्होंने कहा कि ईरान पे भी स्विफ्ट बैन लगाई थी, ईरान आज भी खड़ा है और ज़्यादा बेहतर है। तो पहली बात तो ये है कि ये कंप्लीटली इलॉजिकल स्टेटमेंट है। जी हाँ, ईरान पे सैंक्शन लगाया था, स्विफ्ट सैंक्शन 2012 में, और उसको 2016 में हटा दिया गया। पर आपको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ईरान के ऊपर ऐसे बहुत सारे सैंक्शन अभी भी लगे हुए हैं, जो कि स्विफ्ट सैंक्शन के बाद भी बहुत सारे सैंक्शन हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ईरान अभी भी इकोनॉमिकली क्राइसिस के अंदर है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, काफ़ी बार 2021 में भी रिक्वेस्ट कर चुका है कि प्लीज़ सैंक्शन हटा दिया जाए ताकि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ भला कर सकें। तो ईरान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है फारिस। एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ईरान का साइज़ देखेंगे और फिर पाकिस्तान का साइज़ देखेंगे तो पाकिस्तान आधे से भी छोटा है ईरान के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे हम पाकिस्तान की जीडीपी देखेंगे और ईरान की जीडीपी देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि पाकिस्तान की जीडीपी ईरान से ज़्यादा है। और इसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखना चाहते हैं कि इंडियन रुपीज़ ₹1 जो है वो ईरान की 562.77 यानी कि 500 प्लस रुपी ईरानियन रियाल है। यानी कि ₹1 इंडिया का इज इक्वल टू 500 प्लस ईरानियन रियाल। तो यानी कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू हद से ज़्यादा गिर गई है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे फारिस ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की जीडीपी बेटर है ईरान से, क्योंकि अगर आप इंडिया की जीडीपी देखते हो तो इंडिया की जीडीपी जो है वो $2.623 ट्रिलियन जीडीपी है। ये 2020 के आंकड़े से, 2022 में तो शायद इससे भी कई ज़्यादा हो गया होगा। और 2.6 का मतलब ये मत समझना कि 2 नंबर है, ट्रिलियन बड़ा होता है बिलियन से। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़। तो फारिस ने जो एक चीज़ ये कही थी कि ईरान की इकोनॉमी पे, ईरान पे सैंक्शन लगा था, स्विफ्ट सैंक्शन, तो ईरान आज भी खड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, ईरान नहीं खड़ा है, आप न्यूज़ नहीं देखते हैं, ईरान आज भी सफ़र कर रहा है हद से ज़्यादा। ठीक है, ईरान बहुत ज़्यादा सफोकेट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है, क्रश हो रही है। और एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्टर बता दूं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर ऐसे सैंक्शन लग गए, जो स्विफ्ट सैंक्शन या और अलग अलग सैंक्शन, ये ब्लैक लिस्ट में चला गया, तो आपके लिए बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी आपके लिए बुरी कंडीशन? क्योंकि ईरान के पास ऑयल रिजर्व है, टॉप क्वालिटी ऑयल रिजर्व है, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ईरान अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर पाया बिकॉज ऑफ द ऑयल।
पर पाकिस्तान कैसे करेगा? पाकिस्तान के पास तो रिजर्व ऑयल भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन। ईरान की पॉपुलेशन 8 करोड़ है और पाकिस्तान की 22 करोड़। तो यानी कि आपके पास एक नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है, ऊपर से आपकी आबादी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत सिवियर क्राइसिस हो जाएगी आपके मुल्क के अंदर। तो आपका आई होप कि मैंने आंसर क्लियर कर दिया हो कि जी हाँ, सैंक्शन लगेगा तो उस मुल्क का थोड़ा बहुत भला हो सकता है जहाँ पे नेचुरल चीज़ें हैं जिससे वर्ल्ड रिलाई करता है, पर आपके मुल्क में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे वर्ल्ड रिलाई करता है। तो यानी कि आपकी इकोनॉमी और आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बिल्कुल क्रश होकर डैमेज हो जाएगी। ठीक है। और फॉरेस्ट ने एक और चीज़ कही कि अपने टारगेट और विजन को चेंज नहीं करना चाहिए, जो डिसीजन लिया है उसको ले, क्योंकि ये यूएस का तरीका है और ये यही करेगा। पर हाँ, उसने ये ज़रूर कहा था कि मनी लॉन्ड्री ठीक करिए, कानून सख्त करिए और उसको करेक्ट करिए। यूएस पेनल्टी लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये फारिस ने एक चीज़ कही थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं फारिस, चलो ठीक है, आपने एटलीस्ट इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, पाकिस्तान की जो बैंक है वो इतने अच्छे पोजीशन पे बैठने के बाद वहाँ पे लॉन्ड्रिंग करता है और पाकिस्तान अच्छा करे करेक्ट करे, ये तो मेरा कंसर्न नहीं है। डेफिनेटली ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का कंसर्न है। पर एक चीज़ जो आपने कहा है कि यूएस सैंक्शन करता है, मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ, ईरान आपसे अच्छा था, ईरान के पास नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं, ईरान की पॉपुलेशन कम है, ईरान का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, ईरान अपनी आइडियोलॉजी में आ गए, पर ईरान फिर भी क्रश हो गया क्योंकि सैंक्शन की वजह से। और सैंक्शन किसने लगाया था? ऑल ओवर द वर्ल्ड ने और स्पेशली यूएस ने। आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है जो ईरान की एडवांटेज थी, यानी कि आपकी इकोनॉमी क्रश कर जाएगी। और अगर यूएस ने एक बार कर दिया तो कोई मुल्क हेल्प नहीं कर पाएगा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताना, मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा। और आप चाहते हो कि मैं किसी ऐसी और वीडियो पे कवर करूं जहां पे मैं उनके मिस करेक्ट या कहते हैं ना गलत इन्फॉर्मेशन को मैं सही करके आपके सामने पेश करूं या प्रेजेंट करूं। ठीक है, मेरा कोई भी इंटेंशन फारिस को अटैक करने या हेट फैलाने का नहीं था। मेरा बस इंटेंशन ये था कि जो वो चीज़ें बोल रहा है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, जो कि आपको मैंने इसमें वीडियो में बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें।